एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सीजुन बे को खाने के लिए हनी देता है, जिससे मामा बियर खुश हो जाती है। तभी टीओ भी वहां आता है, जिस पर सीजुन उससे पूछता है कि क्या तुम और रेस्ट नहीं करना चाहते। ओ नहीं, मैं एक प्रोफेशनल कैट हूँ, ऐसा सोकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और ऐसा कह वह सीजुन की जांघों पर चढ़ जाता है। क्या तुम मुझे पैडलर पाथवे तक राइड दे दोगे। तभी लिटिल बेट टीओ को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर सीजन उन्हें बाय कहकर फील्ड को रिपेयर करने के बारे में सोचता है। सीन कट होकर हमें ओक्स किंग का दिखाया जाता है, जहां वो अपने सोल्जर्स के लाए हुए मड को देख रहा होता है। नंबर 1000 क्ले, 1001 आल्सो क्ले और नंबर 1002 क्ले। क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम्हें अपने साथ खाने की चीजें लाने को कहा था और तुम सब ये मिट्टी उठाकर लाए हो। क्या तुम लोग पूरे दिन भर मिट्टी ही इकट्ठा कर रहे थे। जिस पर एक सोल्जर कहता है, कैप्टन, हमने सदियों से अपनी टेरिटरी में हरियाली नहीं देखी। हमने इतना खा लिया है कि हमारी टेरिटरी में केवल मिट्टी ही बची है। ये सुन ओक्स किंग सैड हो जाता है। ओह, अब हम क्या करें। ये लैंड पहले पूरा हरा भरा था, जहाँ हम द ब्लैक मोस्ट पावरफुल मिनिट्योर्स रहते थे। लेकिन ब्लू मून के टाइम हमारे सोल्जर्स की एनर्जी लॉस हो जाने के कारण सभी मिनिट्योर्स एनर्जी गेन करने के लिए इन्हें खाने लगे। जैसे कि हमें पता है, ये बहुत बड़े और मैसिव ईटर्स होते हैं, जिस कारण ग्रीनलैंड कुछ ही दिनों में बैरन लैंड में बदल गया। अब हमारे यंग मिनिट्योर्स के लिए ग्रीन ग्रास बिल्कुल नहीं है, जबकि ग्रास की वजह से ही हम अपने इंटेंस एनर्जी और प्राइड को स्थिर रख पाते हैं। इसके बाद ओक्स किंग 1003 को बुलाता है, जो वहां नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर बाद वह आ जाता है। सॉरी कैप्टन, मैं लेट हो गया, मैं थोड़ा भटक गया था। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, वही बहुत बड़ी बात है। तभी ओक्स किंग शॉक हो जाता है और 1003 के पास आ जाता है, जहां वह उससे पूछता है कि ये तुम्हारे सींग में क्या फंसा है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है। जब वह उसे देखता है तो हम देखते हैं उसके सींग में स्वीट पोटैटो फंसा होता है। इधर हम आइलिन को देखते हैं, जो होश में आ गई होती है। ओह, लगता है मैं बेहोश हो गई थी। और खड़े होने की कोशिश करती है तो उसका सिर झूमर से टकरा जाता है। आखिर ये झूमर इतना नीचे कैसे हो गया। रुको, क्या ये भी? नहीं, इसका मतलब कि ये छोटे नहीं हुए, बल्कि मैं बड़ी हो गई हूँ। आखिर मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई। ओह, याद आया, मैंने ब्लू चेरी टमाटोज इनसे में नॉर्मल टमाटोज से ज़्यादा मैजिकली एनर्जी और माना होता है, और मैंने एक साथ 5 खा लिए, जिसकी वजह से मेरे ड्रैगन हार्ट में चैन रिएक्शन हुआ, जिससे मुझे इंटेंस ग्रोथ मिला। लेकिन मेरी हार्ट बीट फिर भी स्लो हो गई। क्या यह टेम्परेरी इफेक्ट था? लगता है मैं इसे इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे इसके ठीक होने की होप तो मिली। और थैंक यू मेरे प्यारे लिटिल फार्मर। तभी वो देखती है सीजुन कौन खा रहा होता है। वेट, क्या ये मुझे बिना बताए फिर से कुछ डिलीशियस खा रहे हैं? पर ये खा क्या रहे हैं? मुझे इस छोटे से क्रिस्टल में कुछ साफ सा दिख नहीं रहा। जिसके बाद वह अपने पापा की पुरानी बिग क्रिस्टल बॉल ढूंढने लगती है। तभी वो दरवाजे में फंस जाती है। मुझे भी खाना है, मुझे स्नैक्स चाहिए, मुझे भी दो सीजुन। सीन कट होकर केव का दिखाया जाता है, जहां बनीज कॉर्न प्लग कर सीजुन की हेल्प कर रहे होते हैं। तभी सीजुन होगन बनी को कहता है कि क्या तुम सभी को कह दोगे कि खाना तैयार है, और इसके बाद वह स्टीम कॉर्न्स को चेक करने लगता है। ओह, लगता है कि ये सब अच्छी तरह स्टीम हो गया है, और उन्हें दूसरे प्लेट में ठंडे होने के लिए निकाल लेता है। तभी आइलिन भी उससे कॉर्न मांगती है, जिस पर सीजुन कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हें भी देने की सोच रहा था, क्या तुम थोड़ा रुकोगी, मैं इसे ग्रिल कर लूं। जिस पर वह हाँ करती है। थोड़ी देर बाद सीजुन कुछ कॉर्न को ग्रिल कर और कुछ को स्टीम कर लेता है, और ग्रिल कॉर्न पर टीओ के लाए हुए रेड चिली और पेपर्स को छिड़क कर उनमें से कुछ आइलिन को ऑफर करता है, जिससे आइलिन खुश हो जाती है। इसके बाद वे सभी मिलकर खाने लगते हैं, जहां पेरेंट्स बनी बच्चों को खिलाने में व्यस्त होते हैं। जो देख सीजुन एक कोन को चम्मच से छीलकर उसके दानों को बच्चों के खाने के लिए एक प्लेट में रख देता है, जिससे बेबी बनीज मजे से खुद ही खाने लगते हैं। जब सीजुन अपना कोन टेस्ट करने ही वाला था, तो वे बेबीज बनी को देखकर शॉक होता है, जहां सभी बनीज ने कॉर्न सीड को अपने ऊपर चिपकाकर उससे खेल रहे होते हैं। सीजुन उनके ऊपर से सीड्स को निकालता है और एक एक कर उन्हें खिलाने लगता है।
ओह, काश टियो होता। मैं कम से कम आराम से अपना खाना तो एंजॉय करता। आई मिस यू टियो। सीन कट होता है और हम फियोनिक्स गिल्ड के बेस को देखते हैं, जहां गिल्ड के मेंबर्स टियो का वेट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़की कहती है, डोनशिक, अगर हम ऐसे ही टियो का भी यहाँ वेट करेंगे तो हमारी सप्लाईज ख़त्म हो जाएगी और हमें गिल्ड को मिशन के लिए भी रिपोर्ट करना है। जिस पर डोनशिक कहता है, तो ठीक है, हमारे में से कुछ मेंबर्स जाके मिशन कंप्लीट होने की रिपोर्ट गिल्ड में करेंगे और बाकी सब यहाँ रुककर टियो का वेट करेंगे। इधर टियो मज़े से 16th फ्लोर पर जा रहा होता है। मुझे जल्दी करनी होगी, बेबीज बनी अभी कूल अंकल की वेट कर रहे होंगे। लगता है मैं पहुँच गया पाथवे पर। यहाँ का नज़ारा हमेशा ही अलग दिखता है और वह एंटर करने जाता है, जहाँ वाइट पपी टियो से उसकी आइडेंटिटी मांगता है, जिस पर टियो अपना पैडलर बैच दिखाकर अपना नाम बताता है। इधर हम देखते हैं टियो का कोई पीछा कर रहा होता है, जो टियो की पिक्चर से उसे पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके पास वो स्ट्रॉ हैट नहीं है, लगता है उसने उसे अपने बैग में रखा होगा। इधर वोल्फ क्लैन का लीडर, जिसका नाम एल्का होता है, वो भी टियो को अच्छी तरह से एनालाइज करता है। तभी उनमें से एक, जिसका नाम एल्को होता है, वो कहता है, आखिर लैंडलॉर्ड ग्रेडी इस हैट के पीछे क्यों पड़ा है। इधर उनकी बातें एजेंट जेरस उनके पीछे छुपकर सुन रही होती है। आखिर ये सिल्वर वॉल्स टियो का पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या ये उस हैट के कारण तो नहीं जो टियो के पास है? लगता है मुझे इनको फॉलो करना होगा। सीन कट होकर हमें 99th फ्लोर का दिखाया जाता है, जहां सभी बनीज और मामा बियर मिलकर फील्ड रिपेयर करने में सीजुन की हेल्प कर रहे होते हैं। तभी सीजुन एक पोटली लाता है और कहता है कि आज हम इन्हें प्लांट करेंगे, जहां हम देखते हैं पोटली में मूंगफली के सीड्स होते हैं। इसके बाद सभी मिलकर पीनट सीड्स प्लांट कर देते हैं, जो देख सीजुन खुश होता है। इस बार के सीड स्टोर में मुझे कुछ अलग देखने को मिला, लेकिन मैंने पीनट सीड्स इसलिए चुना क्योंकि ये बैरन लैंड में आसानी से ग्रो हो जाते हैं, जिसको खरीदने के बाद मेरा सीड स्टोरिंग लेवल रॉकी से ऑर्डिनरी हो गया, जहां अब मुझे 3 की बजाय 4 सीड्स में से चॉइस मिलेगी। जब मुझे अपनी पीनट सीड्स की पोटली मिली तो मेरी नेक्स्ट परचेज के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, मुझे और भी न्यू वैरायटी के सीड्स चाहिए। इसके बाद सीजुन और बेब मिलकर कॉर्न प्लांट्स को काटकर केव के ऊपर लाते हैं और जहाँ जहाँ उन्होंने पीनट सीड्स बोए होते हैं उसके ऊपर वे सभी पत्तों से ढक देते हैं। इससे हमारी सोयल जल्दी इवापोरेट नहीं होगी और हमें बार बार इरिगेशन नहीं करनी पड़ेगी। तब तक मैं इन वो कॉर्न सीड्स को निकाल कर इकट्ठा कर लेता हूँ। उफ, ये काम कितना मुश्किल है। अब मैं इन्हें पूरी रात पानी में डालकर रख देता हूँ ताकि कल हम इसे प्लांट कर सके। तभी उन सीड्स से बेबीज बनीज खेलने लगते हैं, जो देख सीजुन उस बॉल को उठा लेता है। नहीं, ये खेलने की चीज़ नहीं है। जो सुन सभी बनीज उसके ऊपर पड़ जाते हैं। ओह, लगता है तुम सब बोर हो रहे हो। और कुछ सोचने के बाद वह उन्हें अपने बैग में से उन्हें स्वीट ड्राई कैरेट स्टिक अलग अलग पाउच में डाल कर देता है। तो चलो अब जाओ, सबको इनमें से बांटो, अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा आकर ले जाना। गो सोल्जर्स, गो ऑन योर ड्यूटी। जो सुन सभी बनीज सबको जाकर स्वीट्स कैरेट स्टिक खाने को देते हैं। ये देख सीजुन खुश होता है। ओह, अगर मैं इनके लिए ड्रेस मंगवाऊं तो ये उन ड्रेस में कितने क्यूट लगेंगे। इधर हम 1003 को देखते हैं, जो बैरन लैंड पर घूम रहा होता है। ओह शिट, मुझे तो याद ही नहीं कि वो जगह कहाँ है। आखिर कैप्टन ने मुझे ये ऑर्डर क्यों दिया। जहाँ हम देखते हैं ओक्स किंग 1003 से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, जल्दी बोलो। शायद ये टेरिटोरियल बॉर्डर के पास ही होगा। क्या क्या तुमने अपनी टेरिटरी क्रॉस की? नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ब्लू मून के टाइम का मुझे कुछ याद नहीं, मैं श्योर नहीं कि ये कहाँ से आया। जो सुन ओक्स किंग कुछ सोचता हुआ स्वीट पोटैटो को खा जाता है। ओह वाह, ये बहुत टेस्टी है। इसकी वजह से मेरी एनर्जी गेन हो गई है और मसल्स में फिर से जान आ गई है। जल्दी से मुझे पता करके बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। अब हमारे ट्राइब का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में 1003। ये सोचता सोचता वो अपनी टेरिटरी और ग्रिजली बियर की टेरिटरी बॉर्डर पर पहुंच जाता है। काश ग्रिजली बियर यहाँ ना हो। इस टाइम मैं फाइट करना नहीं चाहता। तभी उसे अच्छी सी खुशबू आती है। ओह,
ये खुशबू जानी पहचानी सी है। जब वह सामने देखता है तो वह हैरान होता है, जहाँ उसके सामने बहुत सारे लीव्स ग्राउंड पर पड़े होते हैं, जिन्हें वो खाते खाते इकट्ठे करने लगता है। वाओ, सो डिलीशियस। मुझे नहीं पता था ये किस प्रकार के पता है, लेकिन ये सब छोड़, मुझे इन्हें इकट्ठा करना होगा। और उन्हें वह इकट्ठा कर वहाँ से चला जाता है। इधर मामा बियर को उसकी प्रेजेंस महसूस हो जाती है और वह गुस्सा हो रही होती है। तभी हम आइलिन को देखते हैं, जो स्टीम बाथ एंजॉय कर रही होती है। अचानक ही उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें मामा बियर उससे हेल्प मांगती है। सीन कट होकर हमें सीजुन को दिखाया जाता है, जो सो रहा होता है। तभी आइलिन का मैसेज आता है, जो बताती है कि मामा बियर को केव के अराउंड अदर मॉन्स्टर के ट्रेसेस मिले हैं। जो सुन सीजुन हैरान होता है। तभी मामा बियर भी वहां आ जाती है। जब सीजुन केव के ऊपर अपने फील्ड को देखता है तो वो शॉक होता है। क्या सभी कॉर्न और ग्रीन अनियन लीव्स गायब हो गए? पर कैसे? लगता है कोई चुपके से आया होगा और सभी लीव्स उठा ले गया, क्योंकि हमें किसी के भी आने जाने की आवाज़ें नहीं सुनाई दी। तभी आइलिन बताती है कि मामा बियर ने उस मॉन्स्टर को सस्पेक्ट किया है, उसके सींग थे। यह सुन सेजुन ग्राउंड में अपने प्लांट किए हुए सीड्स को देखता है। ओह, सीड्स छोड़कर वो मॉन्स्टर सिर्फ लीव्स ही लेकर गया है। तभी मामा बियर सेजुन को अपनी सर्विलेंस एरिया बढ़ाने को पूछती है, जिस पर सेजुन हामी भरते हुए कहता है, ठीक है, पर अपनी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखना। जो सुन वह लिटिल बी को सेजुन के पास छोड़कर चली जाती है। मुझे खुशी है कि कोई हर्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना होगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि बनीज क्वीन बी के कोकून को लीफ से ढककर अच्छी तरह से रख देते हैं। सीजुन इसके लिए उनको थैंक्स कहता है। आज कोकून के हैच होने का दिन है, इसलिए मैंने बनीज से इसे अच्छे से कवर करने को कहा और मेरे पास रखने को कह दिया, क्योंकि बीज कोकून से निकलने के बाद जिसको देखती है उसे ही अपना मास्टर मानती है और वह अपने हाथों में कुछ फ्लावर्स लिए सो जाता है। और हम देखते हैं कोकून में से एक लाइट बीम निकलती है, जिसके बाद कोकून हैच हो जाता है और उसमें से जूनियर क्वीन भी निकलती है और वह उड़कर सीजुन के ऊपर बैठ जाती है। जब वह सीजुन को देखती है तो वह उसे अपना मास्टर मान लेती है और उसके फ्लावर्स को सूंघने लगती है। इतने में मदर क्वीन भी उसके पास आ जाती है और वे दोनों मज़े से फ्लाई करने लगते हैं। तभी जूनियर क्वीन भी सीजुन को किस कर उड़ जाती है। इससे सीजुन उठ जाता है और वह कोकून को ढूंढने लगता है। जूनियर क्वीन भी कहाँ गई? क्या क्या वो चली गई? सीन कट होता है और हम देखते हैं 1003 ओक्स किंग को ग्रीन लीव्स देता है। ये सभी बॉर्डर के पास फेंके हुए थे, जिन्हें देख ओक्स किंग सोचता है, ओह, ये तो अलग तरह की लीव्स हैं। मैंने कभी ऐसे लीव्स नहीं देखे। क्या तुम्हारे पास और है? सॉरी कैप्टन, इतने टाइम बाद खाना देख मैं सारा खा गया। मैं समझ सकता हूँ। देखूँ तो ये इस लीव्स का टेस्ट कैसा है। वाओ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं एनर्जी से फुल हो गया। तुमने तुमने कर दिया 1003। शाबाश, तुम्हारी वजह से हमारे ट्राइब को एक होप तो मिली। आखिर फॉरेस्ट टेरिटरी में चल क्या रहा है? क्यों कोई इन लीव्स को ऐसे क्यों फेंक रहा है? काश मैं वहाँ जाकर कुछ इंक्वायरी कर पाता और वहाँ के एरिया को सिक्योर कर वहाँ की हरियाली को बचा पाऊँ। पर मैं वे पॉइंट छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, बिना ये जाने कि मुझे वहाँ कितना टाइम लगेगा। ओह, नंबर 1003, जाओ और इसके एग्जैक्ट सोर्स का पता लगाओ। अगर किसी ने इन्हें फेंका है तो इसका मतलब इन्हें कहीं न कहीं ग्रो किया जा रहा है। पता करो वो कौन है जो इन्हें ग्रो कर रहा है। पर कैप्टन, क्या मैं थोड़ी देर सो सकता हूँ? आई एम गेटिंग फूड कोमा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद पेट भरकर खाना खाया है। जो सुन ओक्स किंग उसे अपने वेपन से डराने लगता है। यस सर, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ। सीन कट होता है और हम टीओ को देखते हैं, जिसके 38 फ्लोर पर पहुंचते ही सभी हंटर्स उस पर रश कर देते हैं। ओह सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर आज तुम्हारे लिए स्पेशल टोमेटोज लेकर आया हूँ, जिससे तुम सब खुश हो जाओगे। स्पेशल? पर तुम्हारे टमाटोज तो हमेशा ही स्पेशल होते हैं। ये देखो, लेवल डी चेरी टमाटो है ना स्पेशल? क्या सुना तुमने? लेवल डी के टमाटोज? वाओ, सही कहा, ये लेवल डी के हैं और इसमें 20 ग्राम फैट डिसोल्व के साथ साथ 0.2% मैजिक बूस्ट भी होता है। इधर डोनशिक अलग ही ख्यालों में खोया होता है।
अभी तक लेवल डी के टमाटोज रिलीज़ नहीं हुए। अगर मैंने इन्हें खरीद कर बाहर बेचूं तो डबल प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तभी टीओ कहता है, आज के ऑक्शन में मैं 2000 टमाटोज सेल करूंगा, 4-4 को बैच में। मुझे 400 टमाटोज इन 70 कॉइन्स, नहीं 90 कॉइन्स। इसके बाद सभी टमाटोज बिक जाते हैं। ही आज मैंने प्रॉफिट कमा लिया। 1000 से ज़्यादा अब मेरे पास कॉइन्स हो गए हैं। अब मैं एक इंटरमीडिएट पैडलर बन गया। और ये सोचकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सुहा उसके पास आती है। क्या मैं तुम्हारी फ़ोटो ले सकती हूँ टीओ? हाँ, क्यों नहीं, एक एक करके आओ लाइन में, और रिवार्ड मी फॉर पर फोटोज़। ओह, क्या क्या बस तुम ही? बाकी के सब कहाँ गए? ओ अच्छा, वे सभी तो चले गए क्योंकि वो काफ़ी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे थे। क्या? तभी कहूँ ऑक्शन इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो गया? टीओ को सैड देख सुहा कहती है कि कोई बात नहीं टीओ, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ट्रीट्स लेकर आई हूँ। तभी दो और लड़कियाँ टीओ के पास आती हैं। वाओ, तुम बहुत क्यूट हो। क्या तुम ही टीओ द बैटलर कैट हो जो लोगों के साथ सेल्फीज लेता है? ये देखो, हमने तुम्हें इंस्टाग्राम पर देखा, क्या हम भी तुम्हारे साथ सेल्फी ले सकते हैं? ये सुन टीओ की आंखें चमक उठती है। अब मैं मनी को स्मेल कर पा रहा हूँ। हाँ जरूर, लेकिन इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। उनके जाने के बाद सुहो टीओ को उसकी फ़ैन आईडी दिखाती है जहाँ टीओ की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। ओह, वे ह्यूमंस मुझे यहाँ देखकर मेरी फ़ोटोज़ लेने आए थे। इधर सुहा परेशान हो रही होती है कि कहीं टीओ बुरा ना मान जाए। तभी टीओ कहता है, क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? अब तुम किसका वेट कर रही हो? मेरी जितनी चाहिए उतनी फ़ोटोज़ लो और उन्हें जल्दी से पोस्ट करो। ये कह टीओ अलग अलग क्यूट से पोज बनाने लगता है। इधर सुहा भी सभी एंगल से उसकी फ़ोटो ले रही होती है। थोड़ी देर बाद जब टीओ वहाँ से 99th फ्लोर के लिए निकलता है तो रास्ते में अचानक ही उसके पीछे से किसी के हाँफने की आवाज़ आती है। कौन है जिसने मेरे बाल खराब कर दिए? जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही 3 वॉल्स उसके पीछे होते हैं, जिन्हें देख टीओ डर जाता है। तभी उनका लीडर टीओ को डराते हुए कहता है, जल्दी बताओ, तुमने वो स्ट्रॉ हैट कहाँ रखा? नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुन टीओ रोने लगता है। अचानक ही वहाँ कुछ गिरता है जिसमें से धुआं निकलने लगता है। क्या ये स्मोक बॉम्ब है? नहीं, ये एक स्टिंक बॉम्ब है। तभी उस स्मोक में एजेंट जेरस आती है और टीओ का हाथ पकड़ उसे वहाँ से चुपचाप लेकर चली जाती है। ये देख लीडर एल्का उन्हें ऑर्डर देता है, जल्दी पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वे दोनों के दोनों स्टिंग बॉम्ब की स्मेल से बेहोश हो गए थे। ओ डॉन इट, मिशन फेल्ड। इधर हम टीओ और एजेंट जेरस को देखते हैं जहां टीओ जेरस की हेल्प के लिए उसे थैंक्स कहता है। थैंक यू जेरस, तुमने आज मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं टीओ, मैंने तो बस तुम्हारा फेवर रिटर्न किया। ओ जेरस, ऐसा मत कहो, आई रियली अप्रिशिएट यू। क्या तुम ग्रिल फिश खाना चाहोगी? ऐसी अपॉर्चुनिटी को देख जेरस कहती है, हाँ कोई बात नहीं, पर क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ? मुझे तुमसे सीख कर बहुत अच्छा लगेगा। चलो फिर फॉलो मी। थैंक यू टीओ। तभी टीओ को कुछ याद आता है। ओह सॉरी, लेकिन हमें इससे पहले पैडलर गिल्ड जाना होगा ताकि मैं वहाँ इंटरमीडिएट पैडलर के लिए रिक्वेस्ट कर सकूँ। ये सुन जेरस कहती है, क्या प्रमोशन रिक्वेस्ट? पर तुम तो अभी कुछ ही महीने पहले ही पैडलर बने हो। ये सुन टीओ हैरान होता है, ये बात तुम्हें कैसे पता? इधर जेरस घबरा जाती है। ओ नहीं, कहीं इसे पता नहीं चल गया कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। तभी टीओ उससे घूरते हुए कहता है, ओहो मैं समझ गया, तुम्हें ये बात उस बास्टर साकाराम ने बताई है ना? ये सुन जेरस रिलैक्स होती है, शुक्र है इसे पता तो नहीं चला। वैसे टीओ, तुमने इतनी जल्दी 1000 कॉइन्स कैसे अर्न किया? मेरी जैसी पैडलर इसके बारे में तो बस सोच ही सकती है। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हो? मैं तो चेरी टमाटो सेल करता हूँ। ये सुन जेरस कंफ्यूज होती है, वही जो रेड कलर का राउंड सा फ्रूट होता है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें दिखाता, लेकिन लगता है सब खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली बार ज़रूर दिखाऊंगा। तो अच्छा, अब चलते हैं, वैसे ही बहुत देर हो गई है। सीन कट होकर हमें यूनाइटेड स्टेट का दिखाया जाता है जहां माइकल टमाटो को हाथ में लिए कहता है, ओह अब लेवल डी के भी टमाटोज मार्केट में आ गए। वाह, इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अमेजिंग। तभी वो पीछे देखता है, ओ जेनी, हमारे उगाए हुए लेवल ई के टमाटोज का क्या हुआ?
जैसा कि तुम देख सकते हो, ये डंजन के बाहर ऑर्डिनरी टमाटोज की तरह ग्रो हुए हैं। इसका मतलब आइटम्स का इफेक्ट केवल डंजन में ही उगने वाली चीज़ों पर होता है। अच्छा, तो फिर उन प्लांट्स का क्या हुआ जिनको हमने डंजन में उगाए थे? जो हमने डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर 100 चेरी टमाटोज उगाए थे, उनमें से केवल 10 प्लांट्स ही जर्मिनेट हुए हैं और हम उनकी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। और थैंक यू जेनी फॉर योर हार्ड वर्क। कोई बात नहीं माइकल, वैसे भी हम सब एक टीम में हैं। वैसे जो बजट है डंजन में टमाटो प्लांट करने का, उसका क्या हुआ? वो उसकी टेंशन ना लो, मैंने उसे बोर्ड से अप्रूव करा लिया और हमने कुछ अवेकन हंटर्स को भी हायर किया है जो वहाँ के मॉन्स्टर से फार्म को प्रोटेक्ट करेंगे। ओ मेरा ड्रीम डंजन फार्म प्रोजेक्ट, मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। इधर हम टीओ को देखते हैं जिसे अपना इंटरमीडिएट पैडलर बैच मिल गया होता है, जिस पर जेरस उसे कांग्रेट्स करती है। थैंक यू जेरस, चलो फिर अब हम पैडलर मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदना था। ये सुन जेरस सोच में पड़ जाती है, क्या पैडलर मार्केट? सीन कट होकर हमें पैडलर मार्केट का दिखाया जाता है, जहां जेरस सोच रही होती है कि ये मार्केट एक बैटलफील्ड की तरह है। यहाँ एक भी मिस्टेक बहुत भारी पड़ेगी। यह ब्लैक स्मिथ की दुकान नहीं है कि जितनी मर्जी उतना मार्जिन करवा लो। आखिर टीओ यहाँ करने क्या आया है? तभी टीओ एक जनरल स्टोर पर रुकता है और वहाँ से वह 2 पोर्ट्स और सुई धागा खरीदता है। ये देख जेरस कंफ्यूज होती है, टीओ ये क्या है? मुझे तो लगा तुम होलसेल प्रोडक्ट खरीदने वाले हो। ओह, मुझे लगा कि ये मुझे अपनी कोई स्किल्स दिखाएगा। तभी शॉपकीपर उन चीज़ों का रेट 2.4 कॉइन्स बताता है, जिसे सुन जेरस उन चीज़ों की तरफ देखती है। जहाँ तक मुझे पता है ये 2 कॉइन्स से कम रेट के ही है। ये शॉपकीपर कस्टमर को लूट रहा है। तभी टीओ उससे डिस्काउंट के लिए कहता है, जिस पर शॉपकीपर कहता है, सॉरी सर, पर ये सारे होलसेल प्राइस पर है। फिर भी वह उसे 2.2 कॉइन्स में देने के लिए राजी हो जाता है, जिस पर टीओ उससे और डिस्काउंट मांगता है। नहीं सर, मैं इससे और कम नहीं कर सकता। जिस पर टीओ वहाँ से जाने लगता है। जो देख शॉपकीपर 1.8 कॉइन्स पर उसे सभी चीज़ें दे देता है। इधर ये सब देख जेरस सोच रही होती है, ओह, अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं तो डिस्काउंट के लिए बोल ही नहीं पाती। शायद इसी कारण से टीओ इतनी जल्दी इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया। जब वे सामान लेकर बाहर आते हैं तो जेरस टीओ को कहती है, टीओ आज के लिए शुक्रिया, अब मुझे जाना होगा, अब मैं चलती हूँ। तुम उन वॉल्स से बचकर रहना, क्योंकि वो इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। और ये सब कह जेरस वहाँ से चली जाती है। व्हाट अ स्ट्रेंज फोक्स। तो ठीक है, अब मुझे भी जल्दी करनी होगी, मैं अपनी सीईओ की ट्रीट्स का और वेट नहीं कर सकता। सीन कट होकर सिगरेट एजेंसी का दिखाया जाता है, जहां एजेंट जेरस अपने ऑफिस में बैठ कुछ सोच रही होती है। तभी वाइट पपी असिस्टेंस वहां आती है। एजेंट जेरस, डायरेक्टर ने ग्रीड के स्टोलन आइटम्स के लिए मीटिंग बुलाई है, क्या मैं उन्हें कह दूं कि आप बिजी है? जिस पर जेरस उसे एक पेपर देती है और कहती है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ जा ही रही थी। ये रिपोर्ट उस पैडलर कैट की है जिसके बारे में मैं इंक्वायरी कर रही थी। इसे तुम पैडलर पाथवे मैनेजर को दे देना और कहना कि टीओ को वहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या ये एक मास्टर नेगोशिएटर है? हाँ, काफ़ी टाइम बाद मैं किसी रियल मर्चेंट से मिली हूँ। और ऐसा कह वह मीटिंग में चली जाती है। इधर हम टीओ को देखते हैं जो बनीस के साथ मिलकर केव के ऊपर चेरिश टमाटोज और कॉर्न सीड्स प्लांट्स कर रहे होते हैं और उन्हें ग्रीन लीफ से ढकते हैं। तभी वो देखता है कि स्प्रिंकल बनी का मैजिकल टूल का पानी खत्म हो गया है। ओह, मुझे लगा इसमें कभी पानी खत्म नहीं होता। अचानक ब्लैकी चिल्लाता हुआ उसके पीछे आता है और सीजुन को केव में चलने को कहता है। जहाँ केव के पौंड में सीजुन देखता है कि उसमें क्रेफिश आ गए होते हैं। ये देख वो हैरान होता है, आखिर इस पौंड की दूसरी तरफ किस प्रकार का इकोसिस्टम है? क्या ये उसी होल से आए हैं जिसमें से पिरानाज आती है? तभी उसे क्रेफिश डिश की याद आती है और वह ब्लैकी को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है और खुद भी अपना डैगर लेकर हंटिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी मिलकर क्रेफिश हंट करते हैं। सीजन को एवरी किल पर 30 एक्सपी मिलती है। हम देखते हैं ब्लैकी अपने पूरे फॉर्म में एक साथ 3-4 क्रेफिश को हंट करता है। बाकी बनीज उन्हें उठाकर सिकल बनीज के पास लाते हैं, जहां वह उनको काटने की कोशिश करता है तो वह नहीं काट पाता।
तभी सीजुन वहाँ आता है और उससे कहता है कि इनके सेल्स हार्ड होते हैं, हमें इन्हें पहले कुक करना पड़ेगा। जिसके बाद वह सीजुन उन्हें ग्रीन अनियन लीव्स में लपेटकर आग पर ग्रिल करने के लिए रख देता है, जिसकी स्मेल पूरे केव में फैल जाती है। ओ वाह, डिलीशियस। चलो देखे तो सही ये पका है या नहीं। वाह, टेस्टी। इसके बाद वह उसके सिर को तोड़कर अंदर का वाइट पार्ट निकालकर बनीस को खाने को देता है, जो सभी को टेस्टी लगता है। तभी बे भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख सीजुन उसको भी क्रेफिश खाने को देता है और उसे समझाता है कि इसे कैसे खाते हैं, लेकिन बे आसानी से क्रेफिश को बिना तोड़े मड़ोड़े खा जाता है। ये देख सीजुन अजीब तरीके से उससे कहता है, ओह चलो ठीक है, एंजॉय द मील। वैसे आपके यहाँ क्रेफिश को क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। सीन कट होकर हमें डंजन के सेकंड फ्लोर पर स्केलेटन विलेज का दिखाया जाता है, जहाँ कुछ हंटर्स वहाँ के स्केलेटन्स को किल कर पूरे एरिया को उसका सफाया कर रहे होते हैं। तभी माइकल भी वहाँ आ जाता है और उस हंटर से पूछता है कि यहाँ के फार्म लैंड का एक्सपेंशन कैसा चल रहा है। जिस पर वह हंटर बताता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आधा स्केलेटन विलेज खाली कर दिया। आधा सुनते ही माइकल गुस्सा हो जाता है, क्या अभी तक सिर्फ आधा? और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? जिस पर हंटर बॉय कहता है कि मेरे ख्याल से अभी हमें 1-2 महीने और लगेंगे। तभी माइकल उसके स्टैट्स विंडो पर कुछ हंटर्स की फ़ोटो भेजता है। ये लो, ये अवेकन हंटर्स की लिस्ट है जिन्होंने हमसे लोन लिया है, जो अब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा ही तुम्हारे साथ काम करेंगे। अब तुम्हारे पास केवल 1 हफ्ता है। आशा है कि तुम अब मुझे नाराज़ नहीं करोगे। थैंक यू सर। तभी माइकल एक लेडी साइंटिस्ट के पास जाता है, जो उसे वहाँ उगाए चेरीज टमाटोज को दिखाती है। ये सब पक चुके हैं, क्या आप ट्राई करेंगे? जिसके बाद माइकल एक टमाटो तोड़कर उसको जैसे ही टेस्ट करता है, वह उसे थूक देता है। क्या बकवास है ये, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। जो सुन वो लेडी साइंटिस्ट भी उसे टेस्ट करके देखती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर सर हमने तो हाई क्वालिटी के फर्टिलाइज़र यूज़ किए थे। अपने सपने को टूटता देख माइकल गुस्से से उन टमाटो को कुचलने लगता है। तभी ही अचानक वह उन टमाटोज को देखकर हैरान होता है, क्योंकि उनके अंदर सीड्स ही नहीं होते। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल अपने रेस्ट रूम में बैठा सोच रहा होता है कि अगर इसमें सीड्स ही नहीं होंगे तो हम इसको ग्रो कैसे करेंगे, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इसके बाद हमें 10 साल पहले माइकल को दिखाया जाता है, जो सीजुन की ही तरह एक्सीडेंटली डंजन में एंटर करता है, जहां उसकी अवेकनिंग एक हंटर में होती है। लेकिन वो हंटर से ज़्यादा टावर के फर्टाइल लैंड में ज़्यादा क्यूरियस होता था। अरे वाह, यहाँ की सोयल फार्मिंग के लिए परफेक्ट है। अगर मैं यहाँ क्रॉप्स ग्रो करूँगा तो कुछ ही टाइम में ग्लोबल फूड मार्केट पर अपना कंट्रोल जमा सकता हूँ। जिसके बाद वह अपने फादर के पास जाकर उनको सारी बात बताता है और डंजन में फार्मिंग के लिए उन्हें कन्वेंस कर लेता है। इसके बाद वह उनकी मदद से कुछ अवेकन पीपल्स को डंजन में सीड्स प्लांट करने के लिए हायर करता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि डंजन में प्लांट हुई सीड्स जर्मिनेट ही नहीं करती। ये देख माइकल परेशान हो जाता है, नहीं ऐसा कैसे हो गया, हमने काफ़ी पैसे खर्च कर यहाँ डिफरेंट टाइप्स के सीड्स प्लांट किए, लेकिन अब मैं क्या करूँ। कुछ दिनों बाद न्यूज़ वाले बताते हैं कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी लिविंग बींग्स डंजन में एंटर करती है तो उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, लेकिन जब वह बाहर आती है तो कुछ दिनों बाद वह फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये रूल प्लांट्स पर भी लागू होता है। लेकिन मैंने अपना होप नहीं छोड़ा। मैं डंजन के पैडलर से मिला और उनसे सीड्स परचेज करने की कोशिश की, लेकिन उसने यह कह मना कर दिया कि सारे सीड्स और फार्मिंग प्लांट्स पर ग्रीड नाम का लैंडलॉर्ड, जो 55th फ्लोर पर रहता है, उन पर उसकी मोनोपोली है। उसने इसकी सेल बंद कर दी है। ये सुन माइकल होपलेस हो जाता है। क्या 55th फ्लोर पर? मैं तो अभी 10th फ्लोर पर ही पहुंचा हूँ। उसके फेलर को देख माइकल के फादर और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे इडियट समझने लगते हैं, लेकिन वह अपना ड्रीम नहीं छोड़ता। ये सोचने के बाद वह उठकर अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन जितना हो सके उतने 38th फ्लोर पर हंटर लेकर जाओ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें मेरे कितने पैसे खर्च होंगे। मुझे उस कैट पैडलर के सारे लेवल डी के टमाटोज चाहिए। अगर मैं लेवल ई के टमाटोज नहीं उगा सकता तो लेवल डी के टमाटोज को प्लांट करूँगा।
शायद ये हायर लेवल्स के टमाटो से डिफरेंट रिजल्ट शो हो और ये चेरी टमाटोज मेरे होंगे। सीन कट होकर हमें 99th फ्लोर पर टियो को दिखाया जाता है, जहां वह अनियन लीव्स को रास्ते में पड़ा देखता है। ओह, ये तो सीजन के ग्रीन अनियन लीव्स है, और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर ये यहाँ ऐसे क्यों बिखरे हुए हैं? तभी वो 1003 से टकरा जाता है। क्या तुम एक पैडलर हो? तभी टियो कहता है, जो तुम लीव्स खा रहे हो वो तुम्हें यहाँ कहाँ से मिले? ये सब तो वहाँ ग्राउंड पर फेंके हुए थे, मैं वहीं से उठाकर खा रहा हूँ। क्या? ये हो ही नहीं सकता। सीजुन कभी भी इन्हें फेंक नहीं सकता, क्योंकि वह इनसे रस्सी बाउल बनाता है, और तो और इनसे वह अपने बम को भी साफ करता है। तुमने सीजुन के प्रीशियस लीव्स को चुराया है। ये सुन 1003 गुस्सा हो जाता है। क्या कहना चाहते हो कि मैं एक वॉरियर किसी के यहाँ चोरी कर रहा हूँ? भले ही तुम एक पैडलर हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल सहन नहीं करूँगा कि तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो ये सीजुन से ही चलकर पूछ लेते हैं, वही बताएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। जिस पर 1003 मान जाता है और टियो उसे अपने साथ लेकर चलने को कहता है। इधर हम सीजुन को देखते हैं, जो सो रहा होता है। तभी टियो उसके ऊपर कूदता है। सीजुन, मैं वापस आ गया। इधर बेचारे सीजुन की हालत ख़राब हो गई होती है। मेरे पास एक अच्छी खबर है सीजुन, मैंने उस चोर को पकड़ लिया जो हमारे लीव्स को चुरा कर ले गया था। जब वह टियो के साथ ऊपर जाता है तो वह 1003 को देखकर सीजुन घबरा जाता है। टियो, क्या ये वही जेंटलमैन है जिसको तुम थीफ बता रहे थे? हाँ, ये वही है। ये देखो, ये वही लीव्स है जो ये मिनीट्योर चुरा कर खा रहा था। जिसे देख सीजुन कहता है, ये तो वही लीव्स है जिसे मैंने कल फील्ड पर फैला रखा था। ये सुन मिनीट्योर कहता है, क्या? पर मैंने तो इन्हें ग्राउंड से पिक किया था। मुझे लगा इसे वेस्ट समझकर तुमने फेंक दिया है। आई एम अ वॉरियर ऑफ ऑनर। मैं कभी भी बिना मेहनत के किसी के कुछ नहीं ले सकता, पर तुमने लिया है। वो लीव्स फालतू के नहीं थे। तुम एक चोर हो। इधर सीजुन कुछ और ही सोच रहा होता है। तभी टियो कहता है, सीजुन अब तुम ही बताओ कि इसने चोरी की है या नहीं। हाँ बिल्कुल, वो लीव्स कोई ट्रैश नहीं थे। मैंने उन्हें इसलिए ज़मीन पर फैला रखे थे ताकि सोयल का मॉइस्चर जल्दी ही इवेपोरेट ना हो। जिस पर 1003 इसके लिए उससे माफ़ी मांगता है। ये सुन सीजुन उससे कहता है कि तुम सिर्फ सॉरी कहकर यहाँ से नहीं जा सकते। इसके लिए तुम्हें 100 डंजन कॉइन्स पे करने होंगे एज अ कंपनसेशन।